बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा मौलवी था, लेकिन मैं हैरान रह गई जब वो घर में मर्द मुलाजिम ले आया और उसे अपनी बीवी की खिदमत के लिए रख दिया। अब वो मुलाजिम हर वक्त उसकी बीवी के साथ उसके कमरे में रहता, लेकिन ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी एक रोज गुस्से से बेटे के कमरे में गई तो ये देखते ही पांव तले जमीन निकल गई कि बहू तो पहले ही। मैंने अपने बेटे आसिम की शादी अपनी मर्जी से करवाई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो लड़की अपनी पसंद की लड़की लाते हैं फिर वो उम्र भर बीवी से दबकर ही रहते हैं। उन्हें ना माँ की परवाह होती है और ना ही घर बार की। यूं तो मेरा बेटा आसिम बहुत सुलझा हुआ और दीनदार बच्चा है, मगर फिर भी किसी को बदलने में देर ही कितनी लगती है। इसीलिए मैंने उसके लिए अपने बचपन की सहेली आसिया की बेटी शांजे का रिश्ता मांग लिया था। वो बच्ची थी भी यतीम और देखी भाली थी। मेरी सहेली जवानी में ही बेवा हो गई थी, मगर उसने बेवगी में भी अपने किरदार को बहुत मजबूत रखा था। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि जैसी माँ है वैसी ही बच्ची भी होगी। मैंने अपनी सहेली का एहसास किया था और उसे कह दिया था कि जहेज के नाम पर मुझे तिनका भी नहीं चाहिए। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। उसने मुझे झोलियां भर भर कर दुआएं दी थी और मेरे सामने अपनी बेटी से कह भी दिया था कि तुमने मेरी सहेली को सास नहीं समझना, तुमने इसको हमेशा माँ का ही दर्जा देना है। अगर कभी मुझे इल्म हुआ कि तुमने मेरी सहेली के साथ कोई बदतमीजी की है तो मैं अपनी सहेली की ही साइड लूंगी। आसिया की बातें सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो चुकी थी। मैंने आसिम को शांजे के रिश्ते के मुतालिक बताया तो वो कहने लगा, अम्मी आप देख लें, आपको जैसे मुनासिब लगता है। मैंने उसकी शादी में जल्दी मचा दी थी। एक ही महीने में मैं शादी करके शांजे को अपने घर ले आई थी। वो बहुत खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। मैंने आसिम से कह दिया था कि बेटा मैं तुम्हारे लिए एक यतीम बच्ची लाई हूँ, इसके मामले में तुम खुदा से डरते रहना। वो तो पहले ही खुदा से डरने वाला था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी कही हुई बात को वो मेरे लिए वबाले जान बना देगा। शादी के पहले 2 दिन तो आसिम मुझसे शर्माता रहा। वो मेरे सामने शांजे को मुखातिब भी नहीं कर रहा था। शांजे भी झेपी हुई थी। मैंने दोनों को एक साथ बिठाया और कहा, अब तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मेरे सामने एक दूसरे का ख्याल रखा करो। मेरे सामने एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो मैं अंदर तक सरशार हो जाऊंगी। आसिम मुस्कुरा दिया और बोला, अम्मी यही बात मैंने भी शांजे को समझाई थी, मगर वो कहने लगी कि अगर मैं उसे आपके सामने मुखातिब करूंगा तो शायद आप मुझसे नाराज हो जाएंगी। मुझे शांजे की ये बातचीत अजीब लगी थी। मैं बोली, अरे शांजे ऐसी बात तुम्हारे दिल में आई भी तो कैसे? मैंने देखा था वो बड़ी शर्मिंदा हो गई थी। वो धीमे से लहजे में बोली, नहीं अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मैं चाहती हूँ कि उम्र भर आसिम के लिए नंबर 1 आप ही रहे। मैं कभी आपका दर्जा नहीं लेना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि आप जब बैठी हूँ तो हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बातों में मशगूल होकर आपको नजरअंदाज कर दें। मुझे शांजे की ये बात अच्छी लगी थी। मैंने उसके सर पर प्यार दिया और ढेरों दुआएं भी दी थी। अगले ही दिन शांजे ने मुझे घर के काम करने से रोक दिया था। वो कहने लगी, अब आपकी बेटी घर आ गई है, आपने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। मैंने उसकी बात मानकर उसका मान रख लिया था। अब वो पूरे घर में दौड़ी फिर रही थी। उसने एक एक चीज का होल्ड अपने हाथ में ले लिया था। मैं बोली, शांजे बेटा तुम तो थक चुकी होगी। शांजे ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, नहीं अम्मी मुझे इतना सा काम क्या कहता है, मैं तो काम करने की आदी हूँ। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, मगर अगले ही दिन आसिम अपने साथ एक मर्द मुलाजिम को ले आया था। मैं ना समझी से आसिम की तरफ देखती रह गई थी। मैं बोली, बेटा इस मुलाजिम की क्या जरूरत है? आसिम बोला, अम्मी शांजे कल दिन भर काम करती रही थी, इसीलिए रात में उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। वो सारी रात बेचैन रही थी। अम्मी वो नई नवेली दुल्हन है, उस बेचारी पर एकदम से घर की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है, इसीलिए मैं ये मुलाजिम ले आया हूँ। एक मर्द को मुलाजिम रखने पर मैं बिल्कुल भी आमादा नहीं थी। इसीलिए बोली, आसिम मैं शांजे का हाथ बटा दिया करूंगी, लेकिन तुम इस मुलाजिम को जहां से लेकर आए हो वहीं पर वापस छोड़ भी दो। आसिम ने मेरी जानिब बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था। वो कहने लगा, अम्मी अगर आप मदद करवाना ही चाहती हैं तो फिर कल क्यों नहीं करवाई? अब मैं साजिद को ले आया हूँ। ये मेरे ऑफिस में स्वीपर था, मगर अब इसकी नौकरी खत्म हो गई है, इसीलिए इसे यहां ले आया हूँ। मैं गुस्से से बोली, आसिम तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है, जो दिल में आता है वो करो, मगर कल कला को जब कोई ऊंच नीच हो जाएगी ना तो मुझसे गिला मत करना। आसिम ने कंधे उचका दिए और साजिद को घर के काम समझाने लगा था। मैं तो आसिम से सख्त नाराज थी। मुझे 100% यकीन था कि अगर इस बात का इल्म शांजे को हो जाता कि उसके शौहर ने एक मर्द को घर में मुलाजिम के तौर पर रख लिया है तो वो यकीनन बुरा मनाती। वो अभी अपने कमरे में ही थी और मैं उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा ये इंतजार भी खत्म हो गया। शांजे अपने कमरे से बाहर आई तो किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया और बोली, शांजे किचन में मत जाओ। वो हैरत से मुझे देखने लगी।
और बोली, क्यों, क्या बात है अम्मी, सब खैर तो है ना? मैं बोली, शानजे, तुम्हारा शौहर आज मर्द मुलाजिम को घर उठाकर ले आया है। मैं अभी बात ही कर रही थी कि वहीं पर आसिम भी आ गया था। वो बोला, शानजे, मैं तुम्हारी सहूलत की खातिर एक मुलाजिम को घर ले आया हूं। आसिम की बात सुनकर शानजे खिल उठी थी। वो बोली, आसिम, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मुझे अकेले काम करने में दिक्कत महसूस होती थी। मैं तो उस जगह से उठी गई थी कि ये दोनों मियाँ बीवी पागल हो चुके हैं। मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि मैं तो अंदर बाहर आने जाने वाली औरत थी। बेटा तो सारा दिन अपने ऑफिस में रहता है। अब किस तरह बहू को एक गैर महरम के पास छोड़कर जाया करूंगी? मुझे शादी ब्याह दुख दर्द में शिरकत के लिए अचानक ही जाना पड़ जाता था। और फिर ये भी था कि मैंने सारी जिंदगी महरम और नामहरम की तमीज में ही गुजार दी थी। मैं ये बात फखरिया कह सकती थी कि आज तक किसी गैर महरम शख्स ने मुझे नंगे सर नहीं देखा था। मेरा बेटा भी दीनदार था। न जाने वो ये सब कैसे कर बैठा था। खैर, मैं सरे शाम ही अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। मैं एक तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। रात के खाने का वक्त हुआ तो मेरे कमरे के दरवाजे पर बार बार दस्तक होने लगी थी, मगर मैं कुछ भी कहे बिना लेटी रही। मैंने अपनी तरफ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया था। मैं जानती थी कि अब आसिम उस मर्द मुलाजिम को घर में टिकने नहीं देगा। सुबह मैं अपने कमरे से तभी बाहर निकली थी जब आसिम ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं बाहर आई तो घर में मुझे काफी खामोशी महसूस हुई थी। मैंने सोचा कि जाकर शानजे की क्लास लेती हूँ कि तुमने अपने शौहर को मना क्यों न किया। मैंने दस्तक दिए बिना ही शानजे के कमरे का दरवाजा खोल दिया था और सामने का मंजर देखकर तो मैं दम बखुद रह गई थी। मेरी बहू साजिद के साथ बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और बाहर निकल आई थी। मैंने अपनी तरफ से गुस्से का इजहार किया था। मुझे इल्म था कि मेरी बहू अभी भागी हुई मेरे पास आएगी और अपने रवैये की वजाहत करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बहू शाम से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। शाम में जब आसिम आया तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया था। मैं बोली, आसिम, ये क्या फजूल हरकत की है तुमने? तुम्हारा मर्द मुलाजिम हर वक्त तुम्हारी बीवी के कमरे में रहता है। आसिम बोला, अम्मी, मैंने उसे शानजे की खिदमत के लिए रखा है तो वो शानजे के पास ही रहेगा ना, और कहाँ जाएगा? मैं गुस्से से बोली, आसिम, तुम्हारी गैरत मर गई है क्या? वो चुप हो गया था। उसके चेहरे पर बड़े रंग आए थे और बड़े रंग गए थे। वो बोला, अम्मी, ये मेरी मजबूरी भी तो हो सकती है ना? मैं एक बार फिर गुस्से से बोली, कैसी मजबूरी? मुझे भी तो पता चले। आसिम बोला, अम्मी, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया था, जबकि मैं अपना समूह लेकर रह गई थी। आसिम की शादी को अभी हफ्ता भर ही हुआ था। इस एक हफ्ते में मैंने बहुत ज्यादा टेंशन ली थी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैं तो सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद अपने दिल के अरमान पूरे करूंगी, मगर ऐसा हो न सका था। मेरी बहू तो उस मुलाजिम के साथ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ गई थी। दोपहर का वक्त था। मैं वजू करके बाहर आ गई थी। मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। मेरी बहू साजिद के साथ घर से बाहर जा रही थी। मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया। मैं बोली, शानजे, कहाँ जा रही हो तुम? वो कहने लगी, अम्मी, मैं जरा ग्रोसरी करने जा रही हूँ, दालें वगैरह खत्म हो गई हैं। मैं बोली, शानजे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं महीने भर का सौदा लेती हूँ और अभी उस सौदे को 15 दिन भी नहीं हुए, तो फिर ये कैसे खत्म हो गया? शानजे के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोली, अम्मी तो कह रही थी कि उनकी दोस्त बहुत अच्छी है, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी थानेदारनी के घर आ गई हूँ जो सारा दिन मुझसे सवाल जवाब ही करती रहती है। मुझे शानजे का लहजा बहुत नागवार गुजरा था, इसीलिए मैं खामोश हो गई और वो घर से बाहर निकल गई। शानजे जब घर वापस आई तो उसके हाथ में दालें वगैरह तो नहीं थी, बस मुलाजिम के हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ा हुआ था। शानजे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, मुबारक हो अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। मैं शानजे की बात सुनकर इतनी खुश हुई थी कि अपने दिल से तमाम गिले शिकवे भुला बैठी थी। मैंने उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया था। अब मैं आसिम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं अपने इकलौते बेटी की खुशी देखना चाहती थी। जब आसिम घर आया तो मैंने सबसे पहले उसका मुंह मीठा कराया था। आसिम बोला, अम्मी, ये किस खुशी में? मैं बोली, आसिम, तुम बाप बनने वाले हो। मेरी बात सुनकर आसिम के हाथ से फाइल गिर गई थी। उसके चेहरे पर खुशी की जरा सी भी रमक नजर नहीं आई थी। वो उदास चेहरा लिए खड़ा था और फिर बड़ी उदासी से बोला, अम्मी, क्या आप सच कह रही हैं? मैं बोली, हाँ बेटा, 100% सच। मगर तुम मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो हक्का बक्का सा था। बड़ी देर बाद बोला, अम्मी, खुशी? हाँ खुशी, जी जी खुश हूं मैं। आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने सर झटक दिया और बोली, आसिम, तुम कल शानजे को डॉक्टर के पास लेकर जाना। आसिम ने सर हिला दिया और अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैं तन्हा बैठी मिठाई के डब्बे को घूरने लगी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी
कि मुझे आसिम के कमरे से झगड़ने की आवाज़ आने लगी थी। मैंने आज तक उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं तो शशोपंज में मुब्तला थी कि आसिम के कमरे में जाऊं या नहीं। मेरी बहू पहली पहली खुशखबरी दे रही थी। आसिम को उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं उठकर उसके कमरे में जाने ही वाली थी कि मुझे साजिद बाहर निकलता हुआ नजर आया था। उसे देखकर मेरा पारा खूब चढ़ गया था। मैं बोली, इधर आओ लड़के, मेरी बात सुनो। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझे टुकड़ टुकड़ देखने लगा था। मैं बोली, ये तुम सारा दिन शांजे के कमरे में क्या करते रहते हो? बाहर निकलकर घर के काम किया करो। वो सर झुकाकर बोला, जी अच्छा। और फिर वो किचन में चला गया। मैं उस खूबरू नौजवान के मुतालिक सोचने लगी थी। वो आसिम से तो 3-4 बरस छोटा ही होगा। मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आसिम ने अपनी बीवी के लिए इतने जवान मुलाजिम को क्यों रखा हुआ है। खैर, मेरी बात ना तो शांजे मानती थी और ना ही आसिम। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी सहेली से बात करके देखती हूँ। मैंने आसिया को फ़ोन किया था। उससे बोली, बहन, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। कहने लगी, सब खैर तो है ना? मैं बोली, आसिया, मुझे खबर नहीं कि सब खैर है या नहीं, मगर आजकल मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बोली, क्या बात है? खुलकर क्यों नहीं कहती? मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं मेरी बच्ची ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, नहीं नहीं आसिया, इसमें तुम्हारी बेटी का भी सारा कसूर नहीं है। ये तो इन दोनों बच्चों की मिली भगत है। आसिया, आसिम को न जाने क्या हो गया है। उसने एक नौजवान लड़के को मुलाजिम रख लिया है जो सारा सारा दिन शांजे के कमरे में रहता है। आज शांजे ने अपनी माँ बनने की खुशखबरी सुनाई, मगर आसिम खुश नहीं हुआ। उल्टा दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। आसिया मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं कल ही आती हूँ। वहां आकर खबर लेती हूँ दोनों की। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए बोली, आसिया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो बिला वजह बच्चे मुझसे बदगुमान हो जाएंगे कि अम्मी ने हमारी शिकायत कर दी। आसिया बोली, अरे नहीं नहीं बहन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं तुम्हारा जिक्र ही नहीं करूंगी। बस इतना कह दूंगी कि अपनी बेटी से मिलने को दिल चाह रहा था, इसीलिए आ गई। उसने मुझे मुतमईन कर दिया था। अब मैं अपनी दोस्त की आमद का इंतजार करने लगी थी। अगले दिन 10 बजे ही आसिया हमारे घर आ गई थी। मैं उससे गले मिलकर रोने लगी थी। मैं बोली, आसिया, तुमने बहुत कम उम्र में बेवगी सही है। मैं तुम्हारे गम का अंदाजा भी नहीं कर सकती, मगर जानती हूँ कि हम दोनों का गम बराबर का नहीं है। क्योंकि मेरा शौहर मेरे बेटे को पाल पोस कर गया था, उसे अपने कदमों पर खड़ा करके गया। मगर हूं तो मैं भी बेवाही। मेरे बुढ़ापे का सहारा भी मेरा बेटा ही है। अब इस किस्म के हालात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आसिया ने मेरा हाथ दबाया और बोली, फिक्र मत करो, मैंने शांजे को उसके कमरे में जाकर बता दिया था कि तुम्हारी वालदा तुमसे मिलने आई है। शांजे मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो बोली, अम्मी ऐसे अचानक कैसे आ सकती हैं? मैं बोली, वो बाहर ही बैठी हैं, उनसे जाकर इस्तफसार कर लो। उसने अपने कमरे में बैठे साजिद पर एक नजर डाली और बोली, आप चलें, मैं अभी आती हूँ। मैं बाहर आकर आसिया के पास बैठ गई थी। हम दोनों सहेलियां बीते वक्तों की बातें करने लगी थी। दरअसल मैं और आसिया एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी। फिर उसकी शादी हो गई और वो लाहौर से कराची चली गई थी, जबकि मेरी शादी इधर लाहौर में ही हुई थी। हम दोनों पूरे 20 बरस बाद मिली थी और तब मुझे पता चला था कि वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। उसने बहुत इज्जत से जिंदगी गुजारी थी। बस फिर मैंने भी शांजे का रिश्ता मांगने में देर नहीं की थी। हम दोनों बैठी बातें कर रही थी जब शांजे चाय और लवाजमात से लदी हुई ट्रे ले आई थी। आसिया ने उठकर अपनी बेटी का माथा चूमा था। वो कहने लगी, बेटी, तुम तो शादी के बाद पराई हो गई हो। मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया है और तुम अब मिलने आई हो मुझसे। शांजे मुस्कुराकर बोली, अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसी वजह से। तब मैं बोली, शांजे, तुम अब हमें खुशखबरी देने वाली हो। तुम काम न किया करो, मुलाजिम से काम करवाया करो। तब आसिया बोली, मुलाजिम? वो कहाँ है? आपने कोई मुलाजमा रखी है क्या? मैं जल्दी से वहां से उठ गई थी और बोली, तुम दोनों माँ बेटी आपस में थोड़ा सा वक्त बसर कर लो। मैं चाहती थी कि आसिया खुलकर शांजे से बात कर ले। जाने से पहले आसिया मेरे पास आई थी। कहने लगी, मैंने अपनी बेटी से मर्द मुलाजिम के मुताल्लिक इस्तफसार किया था, मगर उसने तो मेरे मुंह पर ही इनकार कर दिया। वो बोली कि हमारे घर में तो सिरे से कोई मुलाजिम है ही नहीं। मैं फीकी सी पड़ गई थी। आज ना चाहते हुए भी मेरे लबों से तंज निकल ही गया था। मैं बोली, आसिया, काश तुमने अपनी बेटी को सच बोलना सिखाया होता। वो मुझसे इस किस्म की बात की तवक्को नहीं कर रही थी, इसीलिए चुपचाप मेरे कमरे से निकल गई थी। मैं भी उसे अलविदा करने नहीं गई थी। उधर आसिम ने मुझे अलग परेशान कर रखा था। वो अपनी बीवी से लड़ झगड़ रहा था कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, और मैं अब इन चीजों से तंग पड़ चुकी थी। इसीलिए मैंने अपना सामान पैक कर लिया था। आसिम ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हो गया और बोला, अम्मी, आप ये क्या करने लगी हैं? मैं गुस्से से बोली, आसिम, ये घर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मुबारक हो।
जब इस घर में मेरी कोई वक़्त ही नहीं है तो मुझे यहाँ पर ठहरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आसिम ने अपना सर पकड़ लिया था। वो बोला, अम्मी, आप सारी हकीकत जानना चाहती है ना? आज मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। अम्मी, आप मुझे बताएं, आपने शानज़े के लिए मेरा रिश्ता क्यों मांगा था? मैं जल्दी से बोली, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी सहेली पर गई होगी, मगर मैं गलत थी। आसिम बोला, अम्मी, अगर मैं कहूँ कि शानज़े सच में आपकी सहेली पर ही गई है तो आप क्या कहेंगी? मैं हैरान हुई और बोली, आसिम, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। आसिम कहने लगा, अम्मी, आप मुझे ये बताएं कि जब आसिया आंटी के शौहर का इंतकाल हो गया था तब कौन था जो उनकी कफालत कर रहा था? उनका घर कैसे चल रहा था? मैं चुपचाप अपने बेटे को देखती रह गई थी। वो बोला, अम्मी, आपकी सहेली के आगे पीछे कोई नहीं था। उसके वालिदैन का तो पहले ही इंतकाल हो गया था, फिर शौहर भी गुजर गया। अम्मी, इस दौरान उन्होंने एक बहुत घिनौनी हरकत की थी। उनके घर शानज़े के बाद एक ख्वाजा सरा पैदा हुआ था। आपकी सहेली का शौहर इस गम से इंतकाल कर गया था। अम्मी, फिर उन्होंने अपने ख्वाजा सरा बेटे को गोरों के हाथों फरोख्त कर दिया, और जब वो जवान होकर वापस लौटा तो उसे कहती थी कि शादी की महफिलों में जाकर नाच गाकर पैसे कमा कर लाओ। आज तक वो अपने ख्वाजा सरा बेटे की कमाई खाती रही हैं, जिसे उन्होंने ना तो प्यार दिया और ना ही उसका मकाम। उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। वो अपनी ही औलाद के साथ इतनी बेईमानी से कैसे पेश आ सकती है। शानज़े की जब मुझसे शादी तय हुई थी तो उसका ख्वाजा सरा भाई उसके पास आया और बोला कि बाजी, मुझे बचा लो, मैं इस धंधे से तंग आ चुका हूँ, मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए आप मेरा साथ दें। शानज़े के दिल में अपने भाई के लिए दर्द था, इसीलिए शादी की रात ही उसने मुझसे बात कर ली थी। उसने सारा सच मुझे बता दिया था और साथ ये भी कह दिया था कि मेरी वालदा ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी कि सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल जाए। इसीलिए शानज़े ने मुझसे वादा लिया कि मैं उसके भाई के मुतालिक आपसे भी बात न करूं, क्योंकि उसे डर था कि यूं ये बात उसकी वालदा तक पहुंच जाएगी। शानज़े ने अपने भाई का हुलिया बिल्कुल मर्दाना बना दिया था, मगर उसकी चाल ढाल अब भी ख्वाजा सराओं जैसी ही थी। इसीलिए वो ज़्यादातर उसे अपने पास अपने कमरे में ही रखती थी, ताकि आपको उस चीज़ के मुतालिक इल्म न हो जाए। जब शानज़े की वालदा यहाँ आई तब भी उसने अपने भाई को छुपा दिया था और उनके सामने कह दिया था कि हमने तो कोई मुलाजिम रखा ही नहीं है। अम्मी, शानज़े के भाई वकार ने जिंदगी में बहुत ज़्यादा गम देखे हैं। उसकी शख्सियत बिल्कुल मजरूह हो चुकी है। जब वो यहाँ आया था तो मैंने उसका नाम वकार से बदलकर साजिद रख दिया था। अम्मी, मुझे उसकी तरफ देखकर खौफ आता है। मुझे डर लगने लगता था कि अगर मेरे घर भी ख्वाजा सरा पैदा हो गया तो मैं क्या करूँगा? क्या वो भी उम्र भर इन तमाम तकालीफ से गुजरेगा जिनसे वकार गुजरता रहा? इसीलिए जब शानज़े ने मुझे औलाद की खुशखबरी सुनाई तो मैं हरगिज़ खुश नहीं हुआ था। अम्मी, मैं डर गया हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैंने अपने बेटे के हाथ थाम लिए थे। मैं बोली, आसिम, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गई हूँ। मैं जान गई हूँ कि तुमने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। अगर बता देते तो मैं तुम्हारी कुछ रहनुमाई ही कर देती। तुम इस कर्ब से ना गुजरते जिससे आज गुजरे हो। आसिम, औलाद अल्लाह के अख्तियार में है, वो जिसे चाहे बेटा दे या बेटी। तो क्या हम इस खौफ से कि कहीं हमारे घर ख्वाजा सरा न पैदा हो जाए हम बच्चे पैदा करना छोड़ दें? मेरे बेटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आसिया ने ये सब किया। तुमने अच्छा किया जो इस बेसहारा का आसरा बन गए। मेरे बेटे, मेरा तो यही मशवरा है कि तुम वकार को ज़हनी मुआलिज के पास लेकर जाओ। जब वो बेहतर होने लगे तो उसे कोई हुनर सिखाओ, ताकि वो उम्र भर तुम्हारा मोहताज न रहे, बल्कि अपने पांव पर खड़ा हो सके। और जहां तक तुम्हारी औलाद की बात है तो अपने रब से दुआ करते रहो, वो सब बेहतर करेगा। मैंने महसूस किया था कि जैसे आसिम मेरी बातें सुनकर ज़रा बेहतर महसूस करने लगा था। उसने मेरी बातों पर अमल भी किया था। अब वकार एक बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा है, जबकि मैं भी चुपके चुपके से आसिया की माली इमदाद करती रहती हूँ, ताकि उसे अपना पेट पालने के लिए अपने अंदर के इंसान को ना मारना पड़े और किसी दूसरे इंसान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करना पड़े। ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की खिदमत करके इस दुनिया में फैली हुई बुराई को ख़त्म कर सकें और अपने हिस्से का हक अदा कर सकें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।